शुरू करें। आईएनसी नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। और आज अपनी बात में ये कहकर शुरू करना चाहती हूं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एक और जुबान में भी बोल देती हूं कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। पर यह बात उन भाजपाइयों और संघियों को हजम नहीं होगी ना, जिनकी राजनीति ही नफरत, हिंसा, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद, विध्वंस, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के कारण फल फूल रही है। और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2014 के बाद से ऐसी विषाक्त और कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले तमाम संगठन कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे हैं। विचारधारा भी फल फूल रही है और उस विचारधारा पर चलने वाले संगठन भी फल फूल रहे हैं। और ये वो संगठन है जो चुटकी बजाते ही या पलक झपकते ही आए दिन भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, भारत के समाज का जो सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं। और मोदी जी से जब पूछा जाता है या उनके प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है तो वो फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब मानक बदल रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, भाजपाई हैं, पर संवैधानिक पद पर आसीन असम के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर असम का मुख्यमंत्री ये कहे कि मियां को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ के भाग जाए, कि अगर रिक्शे वाला कोई मियां हो तो 5 रुपए की जगह 4 रुपया देना, तो ये अपेक्षा होती है। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया है, ये अपेक्षा होती है। और जब उसी हेमंत बिस्व शर्मा का एक ऐसा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि बंदूक तान कर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर निशाना लगाया जाता है, तो वो गोली मुसलमानों पर नहीं चलती है, इस देश के संविधान पर चलती है। ये संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरती गोली ने महात्मा गांधी का सीना भी छलनी किया था। और असम भाजपा का ऑफिशियल हैंडल सोशल मीडिया उसे ट्वीट करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गोदी मीडिया पर सन्नाटा पसरा रहता है, मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। इतनी थूथू होती है समाज में और दुनिया में कि वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। पर अब मैं मुख्य सवाल पर आती हूं कि वो हिम्मत कैसे होती है ऐसी घटिया सोच का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करने की। यह हिम्मत तभी होती है जब यह पता हो कि सर्वोच्च नेतृत्व का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि आज ये सवाल जो मैं पूछने वाली हूं वो सीधा सर्वोच्च नेतृत्व से, यानी कि मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि एक सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली की सरकार के वो दंगाई मंत्री जिन पे केस चला था दिल्ली में दंगा उकसाने का, वो भी संस्कृति मंत्री हैं, दुर्भाग्य है दिल्ली का, कपिल मिश्रा मौजूद होते हैं। उस कार्यक्रम में मुसलमानों के जबरन सामूहिक धर्मांतरण की बात होती है। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है।
संविधान को बदल देने की बात होती है, उसमें बात होती है कि मुसलमानों को मार पीट कर कैसे भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए। और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। मोदी सरकार का संस्कृति मंत्रालय 63 लाख रुपया, जो कि इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, 63 लाख रुपया ऐसे सांप्रदायिक संगठन को सशक्त बनाने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ समाज में दुर्भावना भरने के लिए देश की सरकार, मोदी जी की सरकार पैसा दे रही है। अब तो फ्रिंज एलिमेंट्स की भी बात नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार स्वयं कर रही है। और मुझे बताना होगा कि ये सनातन संस्था गोवा का एक संगठन है जिस पर कर्नाटक पुलिस जांच कर रही है गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या की। ये जांच चल रही है और ऐसे में दुर्भाग्य की भी अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है। द क्विंट ने इस कार्यक्रम पर एक स्टोरी की और उसके बाद ये जानने की कोशिश की आरटीआई के जरिए कि कितना पैसा भारत सरकार ने दिया। वो आपके सामने ये लिखा भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने अभी नहीं बताया कि कितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया है और किस कारण से दिया है। मैं ये पढ़ना चाहती हूं कि in this regard it is informed that Ministry of Culture, Government of India has sanctioned financial assistance of 63 lakh to Sanatan Sanstha Sangathan Ashram, then the address for Sanatan Rashtra Shankhnath Mahotsav to be organized at Bharat Mandapam, New Delhi under the commemoration of 150th year of national song Vande Mataram। तो वंदे मातरम का तो ना वाह हुआ ना माँ हुआ, जो हुआ वो मैंने आपको बताया। तो अब मैं सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहां नारे लगे हों कि भारत तेरे अब्बू की जागीर नहीं है, जहां नारे लगे हों कि ये हम बनाम वो की लड़ाई है, जहां नारे लगे हों कि संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां पर नारे लगे हों कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन से भगाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मोदी जी की सरकार ने 63 लाख रुपए क्यों दिए? मैं जानना चाहती हूं, क्या मोदी जी समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को सरकारी पैसे से तार तार करना चाहते हैं? क्या मोदी जी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को और सशक्त करना चाहते हैं? क्या मोदी जी इस देश की अनेकता में एकता को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं? और ये सवाल पूछ जरूर मोदी जी से रहे हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके लिए बेमानी है। और इसलिए बेमानी है कि मोहम्मद बिन सलमान को तो गले लगाएंगे, पर देश के मुसलमान को कपड़ों से पहचान जाएंगे, कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना करेंगे। जब मुसलमानों का वोट चाहिए होगा तो मोहम्मद सामी को भाई बना लेंगे, और जब हिंदुओं को भड़काना होगा तो हर चुनावी भाषण में मुसलमान को घुसपैठिया बताएंगे। तो मोदी जी से, उनकी सरकार से तो सवाल है, पर यह सवाल मैं भारत की जनता के सामने भी रखना चाहती हूं, इस देश के हर न्याय सम्मत नागरिक के सामने रखना चाहती हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक समुदाय पर गोली चलाएगा और एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर एक कम्युनिटी की एथनिक क्लेंजिंग की बात हो रही हो, वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल जाएगा और भारत की सरकार पैसा देगी, तो भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी क्या रह जाएगा? और जब मैं अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करती हूं तो मुझे एक बात मोदी जी को तो याद दिलानी ही पड़ेगी कि मोदी जी, आप अभी मलेशिया गए थे, वहां की 65% जनता जो है, जनसंख्या जो है वो मुस्लिम है, पर यह भारत के सर्वधर्म समभाव का सम्मान था, यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की ताकत का मान था
कि वहां आपका स्वागत मोदी जी रामायण पर आधारित तीतासेरी राम कठपुतली शो से किया जाता है। और उसी धर्मनिरपेक्ष भारत का जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी धर्मनिरपेक्ष भारत में एक मुख्यमंत्री गोली चलाता है मुसलमानों पर और आपकी सरकार सांप्रदायिक संगठन को पैसा देकर उनको बढ़ावा देती है। क्या जरा भी लाज आपको नहीं आती है मोदी जी? एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी देखिए। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात करते हुए ये सनातन संस्था जैसे संगठनों पर भी मैं कुछ जरूर कहना चाहती हूं कि ऐसे संगठनों ने सनातन शब्द का सबसे ज्यादा अपमान किया है, सनातन शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। सनातन धर्म क्या होता है, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत पहले ही लिख दिया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी दूसरे को परेशान करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और दूसरे को खुश करने से ज्यादा उसकी पीड़ा को हरने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम कहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को भी युद्ध का उद्घोष बनाना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि धर्म को और प्रभु श्री राम को राजनीति के दलदल में हमेशा धसाए रखें और मैला करते रहें, वो ये बात थोड़ी जानेंगे। और प्रभु श्री राम तो खुद ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे लोग, ये सनातन संस्था जैसे लोग जो हैं, ये ऐसी जहरीली विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो ना तो प्रभु राम के हैं, ना सनातन धर्म के हैं और ना जनता जनार्दन के हैं। और अब मैं अंतिम दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो मैं संविधान की बात करना चाहती हूं। ये तो हम सब जानते हैं और इस पर न जाने कितनी प्रेस वार्ता हुई है कि जब से संविधान बना है, संघ ने तब से संविधान का विरोध करना शुरू किया। पहले संविधान की प्रतियां जलाकर कहते थे मनुस्मृति संविधान बन जाए, और अभी 2024 के चुनाव तक 400 सीटें पार होते ही संविधान को बदल देंगे, ये भी लगातार वो लोग बोलते रहे। और उन्हें आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कोई है अगर भाजपा का और संघ का, तो वो ये संविधान है, जिसे राहुल गांधी हाथ में लेकर कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और एक बार फिर ये पता चलता है कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे संगठनों को देते रहो जो बार बार ये कहे, जनता को ये समझाने की कोशिश करे, या मैं कहूंगी बरगलाने और भड़काने की कोशिश करे कि संविधान को छोड़ दो, संविधान सही नहीं है। वो संविधान जो कहता है कि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर वेशभूषा, हर खान पान वाला व्यक्ति समान है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि समता, समानता और न्याय का प्रणेता ये संविधान है, उस संविधान को तार तार करो। ये बार बार आपने नाम रखा सनातन शंखनाद, पर आप हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बजा रहे थे। तो मैं कहती हूं मोदी जी आते क्यों नहीं संसद के पटल पर, और ये छुप छुप के क्या वार करना चाहते हैं? बोले खड़े होकर कि मैं चाहता हूं कि संविधान अलग कर दिया जाए, मनुस्मृति को बनाया जाए संविधान और हिंदू राष्ट्र बने। ये अपना 56 इंच का सीना तो उन्हीं ने नपवाया था ना। तो ये लुका छुपी का खेल मत खेलिए। ये संविधान जब तक कांग्रेस पार्टी है, जब तक राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं और कांग्रेस का संघर्ष का एक भी साथी जिंदा है, इस संविधान को हम तार तार नहीं होने देंगे। और अंतिम बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि बार बार भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हर चुनाव में दिए जाते हैं। वो राम ज्यादा बनाम डैश ज्यादा से लेकर गोली मारो डैश को, बार बार ये बात होती है, बचकर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। पहले तो मोदी जी फिर भी कह देते थे कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब तो सन्नाटा पसर जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूं कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाया जाता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हेट स्पीच को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। गेंद आपके पाले में है मोदी जी। और मैं जानना चाहती हूं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसका लेश मात्र भी
आप आत्मसात करते हुए, अपने आचरण में दिखाते हुए एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन लाइए, ताकि जब आप भाषण दें, आपके नेता मंत्री संतरी भाषण दें, सनातन संस्था जैसे तमाम संगठनों में भाषण हो, तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नफरत, हिंसा, ये शब्द ही इस्तेमाल ना हो। और अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे तो आप भाषण दे पाइएगा कि नहीं दे पाइएगा, ये आपके दिमाग में जरूर सवाल होगा। पर मैं चाहती हूं कि इस छोटी ओछी स्वार्थ सिद्धि की राजनीति से अब आप ऊपर उठें और देश के बारे में जाते जाते, क्योंकि अब आपकी वापसी तो होने वाली है नहीं, जाते जाते एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन की बात पर अपने विचार जरूर रखकर जाएं। इस विषय से संबंधित अगर कोई बात है, कोई सवाल है, तो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। आप सभी का खास तौर से आज इंतजार करने के लिए, क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है, और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। वी शेप में पीछे 2 मंत्री कदम ताल चल रहे थे, हीरो माफिक उनकी एंट्री थी। तो मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने, और वो भारत की शान बता रहे हैं, बहुत छीछा लेदर हो रही है उसके चलते। अभी थोड़ी देर तक तो डिलीट किया नहीं था। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है, उसके कारण जनता कितनी परेशान बाहर भी हो रही है, उसकी आज भुक्तभोगी मैं भी रही। आपको थोड़ा विलंब मुझे हुआ जिसके कारण इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कोई सवाल है तो उसका जवाब देना चाहूंगी। मैं पूछता हूँ, मेरा नाम तेजपाल सिंह है। क्या ये हेट स्पीच का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जनता का ध्यान जो जरूरी और उचित मुद्दे उनसे भटकाया जा सके, या कुछ और कारण? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। देखिए, मैंने शुरुआत में ही यही बात कही कि जिनकी राजनीति जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है नफरती भाषण से, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़वाने से, वो बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कई आपको उदाहरण भी गिनवाए, खुद मोदी जी की बात भी आपको गिनवाई। और अभी भी आप देखिए, जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां मुसलमान घुसपैठिए हो जाते हैं। एसआईआर में उनके नाम नहीं आते हैं, कौन घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं, और जैसे ही चुनाव जाता है वो घुसपैठिए भी चले जाते हैं। तो ये राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए, जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, किसानों की लाचारी, रुपए डॉलर की जो गिरती कीमत है, अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी खस्ता हाल है, इन सब से हटाने के लिए लगातार इन चीजों का इस्तेमाल होता है। पर बहुत बड़ी बात यह है कि अगर समाज इससे बढ़ता है, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी सब एक नहीं होंगे तो ना अच्छे दिन आएंगे, ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, और ना ही सबका साथ सबका विकास हो सकता है। लेकिन राजनीतिक फायदा तब होता है जब इन्हें बांट दिया जाए। वो अंग्रेज कहते थे ना, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अगर आज कोई देश में चला रहा है तो वो संघ और भाजपा है। और दूसरा ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच, एक असम के मुख्यमंत्री को लेके उनके खिलाफ पिटीशंस लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि एक राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। जब भी चुनाव आते हैं एक राजनीतिक अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट को बनाने की, को बैटल ग्राउंड जो है, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा आप पहले रूटीन कोर्ट में जाइए, क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे वो उस प्ली को खारिज किया, वो केस के मेरिट में सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो इसलिए ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि केवल राजनीतिक अखाड़ा है या किसी द्वेष के कारण आकर ये बात की गई। उन्होंने कहा कि जो ये एक खतरनाक ट्रेंड है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पर आया जा रहा है, तो वो उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे बात कही कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है उसे चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो वो प्रोसीजरल एक प्रॉब्लम थी जिसको एड्रेस सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन इसी के साथ साथ मैं कहती हूँ, देखिए, जो लीगल बैटल है वो एक प्रोसीजर के तहत एक प्रक्रिया के तहत जो कानूनी है वो अपने आप लड़ी जाएगी। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की टीम को वो ट्वीट डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोगों ने धिक्कारा है उस ट्वीट पर। भारत में
जहां पर हिंदू ज्यादा हैं, हिंदुओं को भी ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो हमारा सनातन धर्म है वो सहिष्णु है, उदार है, मानवतावादी है। वो कभी ये नहीं चाहता कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाए। ये राजनेता चाहते हैं, और इसलिए चाहते, मैंने आपसे कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से तो आप गले मिलते हैं, मलेशिया जाते हैं तो भी आप गले मिलते हैं, पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ये दुर्व्यवहार इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको पोलराइज करना है, आपको वोट चाहिए। आदतें और हरकतें बचकानी होती हैं, और एंटी नेशनल फोर्सेस से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, नक्सलियों से और माओवादियों से। तो इसको लेके किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि ये पहली बार है जब इतना शार्प अटैक उन्होंने बोला है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा। देखिए, राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा है देश में संघ और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के लिए। तोड़ो और राज करो का जो एक पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा चला रही है, उसके लिए खतरा है। और इसलिए खतरा है क्योंकि एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संघ की और भाजपा की और मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर उनको चुनौती देते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरीके के हास्यास्पद आरोप लगाए जाएं। मैं तो ये कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान बिन बुलाए, और वहां पर बर्थडे केक खाकर आते हैं, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी कह करके आते हैं, आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देके बुलाते हैं। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया उन्हें मालूम नहीं होता, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया उन्हें मालूम नहीं होता। तो क्या उनको पाकिस्तान का एजेंट कह दिया जाए? मैं तो जानना चाहती हूँ कि अभी हमारे इतने सैलानी शहीद हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, फिर चीन की जो राजनीतिक दल है उसे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रेड कारपेट वेलकम देकर बुलाया जाता है, जबकि शक्सलाम जो है उसके लिए चीन की जो प्रवक्ता हैं वो कहती हैं कि ये तो हमारी टेरिटरी है। और फिर शी जिनपिंग के साथ आप गलबैया होते हैं तो आपको चीन, मोदी जी को चीन का एजेंट भी कह देना चाहिए। भाई, जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनकी एक गरिमा होती है। कांग्रेस पार्टी ने उस गरिमा का हमेशा मान रखा, और जिन नेहरू के साथ मोदी जी एड़ियां उचकाकर अपना कद नेहरू जैसा बताने की कोशिश करते रहते हैं, समझते ही नहीं है कि दूसरे की लकीर कम मिटाने से अपनी लकीर बड़ी नहीं होती। उन नेहरू के पास तो जब चीन से युद्ध चल रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी गए और उन्होंने कहा कि आप विशेष सत्र बुलाइए। युद्ध के दौरान, ये कोई सीमा पे अतिक्रमण की बात नहीं थी, युद्ध के दौरान विशेष सत्र हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत सरकार को, नेहरू जी को पानी पी कर कोसा। हमने कुछ एक्सपंज नहीं करवाया, नेहरू जी ने उनको बाहर नहीं फेंकवाया कि आप बाहर फेंकवा दीजिए या निलंबित कर दीजिए, या ये नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के एजेंट हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि सवाल पूछने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है, सवाल पूछने से मोदी सरकार कमजोर होती है। मोदी जी की 56 इंची विश्वगुरु स्वयंभू महामानव की छवि कमजोर होती है क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। उनकी विदेश नीति फ्लॉप है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार समाज में बढ़ता जा रहा है, नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलित हो रहे हैं, किसान आज भी आत्महत्या करने के लिए लाचार घूम रहा है। पूरे देश में आप देखिए कितना बुरा हाल है। एआई समिट में आपको एक चीनी रोबोट को अपना बताना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है इससे बुरी परिस्थिति तो आजाद भारत में हमारे हिंदुस्तान की कभी नहीं हुई जितनी आज मोदी जी के राज में हो रही है। जो एआई समिट में जिस रोबोटों की बात कर रहे हैं आप लोग, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था, फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है कि जो एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन बनाया गया था उनको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि आप लोगों ने भी इस पे सवाल खड़े किए थे। आप इस कार्रवाई से सेटिस्फाइड है कि इतना करना काफी है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूं कि ऑप्टिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटकम होता है, नजारे से ज्यादा महत्वपूर्ण नतीजे होते हैं। पर मोदी जी के लिए उलट बांसी चलती है। मोदी जी का चेहरा चमके, मोदी जी के अपने गाल बजा सके, मोदी जी का गुणगान और महिमा मंडन हो जाए, मोदी जी का बढ़िया फोटोशूट हो जाए, उसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं थी। एग्जिबिटर्स को 6 घंटे के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, मोदी जी की सडन विजिट हो जाती है। एग्जिबिटर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई सिक्योरिटी एरिया से चोरी हो जाते हैं।
खाने तक का इंतजाम वहां पर नहीं होता, फूड कूपन भी नहीं होते, वो खाना ही नहीं खा पाते, भूखे प्यासे होते हैं। बाहर आकर कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है कि एआई समिट फ्लॉप है, कि किसी चीज का इंतजाम नहीं हुआ, वो एग्जिबिटर्स ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो आते ही नहीं अगर ऐसा होता। और मैं ये जानना चाहती हूँ, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पेविलियन हटाइए या गलगोटिया यूनिवर्सिटी को हटाइए, जो भारत के एआई समिट की भद्द पिटनी थी वो पिट गई, वो पूरी दुनिया में पिट गई। वो चाइना की न्यूज एजेंसी ने इस खबर को उठाकर चलाया है और बहुत वायरल किया है, और उस जो रोबोट है वो उसका दाम तक बताकर किया है। तो क्या ये पहले छानबीन नहीं होनी चाहिए थी कि कौन क्या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहा है? मोदी जी तो ऐसे हाथ बांधकर, मैंने वीडियो देखा था, हाथ बांधकर यूं खड़े थे, ऐसे बड़ी गंभीर मुद्रा में सर हिला हिला के सुन रहे थे कि कौन क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है। और मैं तो कह रही हूं कि ठीक से एक्सपर्टीज लेते ना आप, मतलब अब मैं ये कह दूंगी कि भाई एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री धारक हैं वो उनसे ऐसे ही एआई समिट की अपेक्षा की जा सकती थी, तो संघियों को, भाजपाइयों को बहुत पेट में दर्द हो जाएगा। पर ये सच्चाई है, तो इससे बहुत बेहतरी की उम्मीद थी। और ये कोई हमारे लिए भी खुशी की बात नहीं है अगर देश का नाम मोदी जी की और उनके मंत्रालयों की अव्यवस्था के कारण अगर भारत का नाम या छवि धूमिल होती है, तो हमें भी उतना ही दुख होता है। पर हमें सवाल तो पूछना पड़ेगा कि अगली बार ऐसा ना हो। आपने एक तो पूछ लिया नहीं पूछिए, 4 पूछिए। बीजेपी इसी बात का आरोप लगाते हैं, आप भी रोक रहे सवाल पूछने से। नहीं, आप मैंने कहा आपने पूछ लिया है। मेरा सिर्फ सवाल ये है मैम कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 7.5 से 10 लाख रुपए खर्च आता है एक स्टूडेंट का पढ़ने में, उसको बनने 4 साल लगते हैं, 4 साल लगाता है और 10 लाख रुपए डालता है। दोनों को डालने के बाद इस तरह के इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, चाइनीज रोबोट आ रहे हैं। तो क्या ये सिस्टम जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो गरीब आदमी का पैसा सिर्फ कुछ घराना को ले जाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो मिल नहीं पा रही है, जब एजुकेशन मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो बजट भी नहीं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजुकेशन का बजट कम होता जाता है, अडानी अंबानी की जेब हर तरीके से भरती जाती है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियां हैं कम होती जा रही हैं, जो हैं वो मिल नहीं रही हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होते जाते हैं, जो मेधावी छात्र हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक पहुंचना है, जिसके जेब में पैसा है वो डिग्री खरीद भी रहा है, वो पेपर जो लीक हो रहे हैं वो पेपर भी खरीद रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है। लेकिन इससे, आपने सही सवाल पूछा कि इससे शिक्षा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रत्यक्ष प्रमाण इस एआई समिट में दिया। धन्यवाद। ये इंडिया ब्लॉक को लेके एक सवाल था। संजय राउत साहब ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहता है और उसके बाद संसद के बाद भी अभी किसानों को ज़रूरत है तो मीटिंग होनी चाहिए और बैठक होनी चाहिए, और अगर नेतृत्व परिवर्तन करना है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है, संसद जो चर्चा के लिए बनाई है उसमें आप चर्चा होने नहीं देते, आप 3-3, 4-4 दिन तक नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते। प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि 0 आवर में हमारा तो नंबर ही नहीं आता है, हमेशा सेशन सत्र को डिसरप्ट करने के लिए निशिकांत दुबे का बैलेट में से निकल कर नंबर आता रहता है और वो कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो आप, सरकार की जिम्मेदारी है सत्र को चलाना। और मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी कहते थे कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक, और अब कह रहे हैं कि संसद के बाद आप बात करिए। अरे संसद में बात करिए ना। कहते रह गई प्रियंका गांधी जी कि पोल्यूशन पर डिबेट चाहते हैं। आप सब तो दिल्ली में मेरी तरह रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में गैस चेंबर में रह रहे हैं हम, AQI 1000 होता है, जहां मॉनिटर्स लगे हैं वहां पानी का छिड़काव कर करके 400-500 दिखाया जाता है, सबको मालूम है ये बात, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आप कह रहे हैं कि संसद जब खत्म हो जाए तब चर्चा कीजिए, तब भी कीजिए, पर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर तो चर्चा कीजिए। वो तो आपने केवल स्पीकर की गुंडागर्दी का और निशिकांत दुबे जैसे लोगों को खुली छूट देने का कि वो सड़क छाप भाषा का प्रयोग संसद में करें और देश के महानायकों की छवि को धूमिल करने की कोशिश करें, केवल संसद इसके लिए सीमित रह गई है। धन्यवाद।